इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। कांग्रेस के नेता हैं उदित राज और उदित राज का ट्वीट आया है। उदित राज ने ट्वीट करते हुए यह लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है, अब भी कोई शक है क्या, यह प्रश्न पूछ रहे हैं। और सीधी टिप्पणी यह कि सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात आई तो कैसे पलटी मारी कि 50% की सीमा संवैधानिक बाध्यता नहीं है, लेकिन जब भी एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण देने की बात आती थी तो इंदिरा साहनी मामले में लगी 50% की सीमा का हवाला दिया जाता रहा। क्या कहा उदित राज ने, सुनाते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मंजूरी मिल गई है। हमारे साथ उदित राज जी बातचीत करने के लिए। उदित राज जी, क्या आपने सवाल खड़ा किया है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया है, क्या सवाल है आपके इस मामले में? सवाल देखिए, मैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के खिलाफ में नहीं, लेकिन मैं रिजर्वेशन को लेकर के एससी, एसटी, ओबीसी की लड़ाई लड़ता रहा 25-30 साल। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 25 साल हो गया करीब। इंदिरा साहनी का जजमेंट 16 दिसंबर 1992 में आया। उसके बाद में जो भी मैटर रिजर्वेशन संबंधित गया सुप्रीम कोर्ट में, वो 50% से ज़्यादा लिमिट क्रॉस न करने के ग्राउंड पर एससी, एसटी, ओबीसी का मामले में रिजेक्ट होता रहा। तब तो इंदिरा साहनी जजमेंट लैंडमार्क था। आज इंदिरा साहनी जजमेंट लैंडमार्क न रह करके आज कॉन्स्टिट्यूशन का आड़ लिया है, तो ये सवर्ण मानसिकता है। मैं जजमेंट के खिलाफ, मैं ईडब्ल्यूएस के खिलाफ नहीं हूँ। मैं उस मानसिकता का कि 30 साल तक एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन का जब मामला आया तब संविधान नजर नहीं आया, तब इंदिरा साहनी जजमेंट ही नजर आता रहा। मैं उसी को कर रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस के खिलाफ में नहीं बोला। तो ये आप सुन रहे थे तर्क उदित राज का। उदित राज सीधी टिप्पणी ये कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है, क्या इसमें भी अब कोई शक रह गया है? हमारे साथ इस वक्त संगीत रागी साहब जुड़े हुए हैं। रागी साहब, क्या कहेंगे? पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का जो 3-2 से फैसला आया उस पर, और दूसरा उसके साथ साथ उदित राज जिस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं उन पर। देखिए, जो इंदिरा साहनी पढ़ेंगे उसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है। क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट का है कि आपने आरक्षण में आर्थिक स्थिति जरूर पूरी तरीके से नजरअंदाज नहीं किया है। ओबीसी के आरक्षण में आपने ये माना है कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की भी कहीं ना कहीं उसे परिभाषित करने में गुंजाइश है। और इस दृष्टि से यदि हम देखें तो ये जो फैसला है वो एक सही फैसला है, वो सही दिशा में फैसला है। मैं बार बार ये सवाल उठाता रहा हूँ, मैं एक ब्राह्मण कुल में पैदा लिया हूँ या एक क्षत्रिय कुल में पैदा लिया हूँ या किसी अन्य जाति में पैदा ले, मेरा एक ही जीवन है। इस जीवन में मेरे प्रति डिस्क्रिमिनेशन क्यों, किस कारण से? क्योंकि मैं इस धरती पे जन्म लिया हूँ, भारत देश में जन्म लिया हूँ। तो ये जो एक गलत चीजें हैं। दूसरी बात जो है आरक्षण के विरुद्ध, आरक्षण के अंदर आरक्षण। अब आप देखेंगे कि जो एक कम्युनिटी है शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब्स का, यदि पूरा ये स्टडी आ चुका है कि एक ही जाति, यदि आप किसी आरक्षण देखें, कोयरी, यादव और कुर्मी, ये 3 ही ऐसी जातियां हैं जिनको लगभग आरक्षण पर कब्जा है पूरे देश भर में। भाई ओबीसी के अंदर तो अन्य जातियां भी हैं, वो यदि पिछड़े हैं तो उनके लिए कौन काम करेगा? उनके लिए भी एक कानून में बदलाव की जरूरत है। वैसे ही सवर्णों के अंदर आपने उस समय 54 को जब इंदिरा साहनी केस में जब जस्टिफाई किया जा रहा था, तब ये कहा गया था कि भाई कास्ट और क्लास दोनों फ्यूज्ड है, यानी कि भारत के अंदर जो कास्ट है वो करीब करीब क्लास पुअर क्लास है, बैकवर्ड क्लास है, वो वही जो है, जो पुअर कास्ट है वही है। तो कास्ट और क्लास का जो अलग सेग्रीगेशन हम पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं, वो कोर्ट ने नहीं माना था और कहा कि कास्ट और क्लास इंडिया के अंदर फ्यूज्ड है। अब एक बड़ा सवाल उठता है, एक ब्राह्मण जिसके घर में खाना नहीं, 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है,
एक क्षत्रिय, सारे क्षत्रिय तो फ्यूडल है नहीं, उनको 2 जून की रोटियां नहीं मिल रही। क्या समाज का ये दायित्व नहीं बनता है? क्या ये राष्ट्र का दायित्व नहीं बनता है? क्या ये राज्य का दायित्व नहीं बनता है कि उनको भी वही इस एक अच्छी, एक डिग्निफाइड लाइफ दे सके? और तीसरी बात, मैं अपनी बात खत्म करूंगा, यहां तक मुझे लगता है कि जस्टिस भट्ट ब्राह्मण है, यूयू ललित जो है वो भी ब्राह्मण है, और उन्होंने इसके फैसले के खिलाफ दिया है। यानी कि जिन जजों ने संविधान की व्याख्या में लगा कि यह संविधान सम्मत नहीं है, वो जजेस ब्राह्मण है। तो इस प्रकार का उदित राज का जो कहना है बहुत ही दुखद है, बहुत ही गलत है। सुप्रीम कोर्ट को इस प्रकार से सड़कों पर ला करके जातिवादी राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। बिल्कुल, राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए, ये अहम बात है। आप फैसले से सहमत और असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप इस तरह की टिप्पणी कम से कम करने से बचें। हमारे साथ इस वक्त प्रदीप कौशल साहब, ये जो टिप्पणी आई है उदित राज की, और जिसमें वो ये हवाला दे रहे हैं कि इंदिरा साहनी मामले का हवाला देकर हर बार 50% की लिमिट को रोका जाए, उस आरक्षण में जो सामाजिक आधार पर है, और सरकार ने यह स्पष्ट करते हुए पहले बताया था कि ये उस आरक्षण से बिना छेड़छाड़ के 10% अतिरिक्त कोटा दिया जा रहा है गरीब लोगों के लिए, ऐसे गरीब सवर्णों के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। आप कैसे देखते हैं? उसमें उन्होंने अधूरा छोड़ दिया पूरे विषय को। उन्होंने ये तो कहा कि मैं सवर्णों के आरक्षण के विरुद्ध नहीं हूं, जो निर्धन है उसके विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है, वो 50% का जो सीमा है उससे ऊपर आरक्षण क्यों दिया है। तो उनको फिर साथ में ये स्पष्ट करना चाहिए था कि फिर वो बताएं कि क्या रास्ता निकले। आप विरुद्ध तो नहीं हैं आर्थिक आधार पे आरक्षण के। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा इस समय आपसी सद्भाव का वातावरण है देश के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो सब जज जो हैं, जो संविधान पीठ के अंदर जिन लोगों ने भी निर्णय दिया है, उनको किसी भी व्यक्तिगत विवाद में घसीटना नहीं चाहिए। इस समय बड़ा अच्छा सौहार्द का वातावरण है, और इस निर्णय को भी उसी संदर्भ में लेकर के मुझे लगता है चूंकि ये विवाद पीछे छोड़ करके और देश को आगे बढ़ना चाहिए। जो बड़ी समस्याएं हैं उनका निदान खोजने की आवश्यकता है, और जहां तक आरक्षण का व्यापक विषय जो है उसका प्रश्न है, एक बात समझने की आवश्यकता है कि सरकार के अंदर नौकरियों की कमी हो रही है जी। अधिकतर जो सार्वजनिक संस्थान थे उन सबका निजीकरण हो रहा है। तो आपको आवश्यकता है इस बात पर जोर देने की कि सब लोगों के लिए, सब लोगों के उत्थान के लिए आप शैक्षिक सुविधाएं जो हैं उनको उपलब्ध कराएं सब लोगों के लिए। उदित राज ने क्या कहा है, दरअसल हमने देखिए अभी ट्वीट दिखाया, क्या उन्होंने कहा और कैसी टिप्पणी है, जरा ये हम आपको सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मंजूरी मिल गई है। हमारे साथ उदित राज जी बातचीत करने के लिए। उदित राज जी, क्या आपने सवाल खड़ा किया है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला दिया है, क्या सवाल है आपके इस मामले में? सवाल देखिए, मैं ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के खिलाफ में नहीं, लेकिन मैं रिजर्वेशन को लेकर के SC ST OBC की लड़ाई लड़ता रहा 25 साल हो गया करीब। इंदिरा साहनी का जजमेंट 16 दिसंबर 1992 में आया। उसके बाद में जो भी मैटर रिजर्वेशन संबंधित गया सुप्रीम कोर्ट में, वो 50% से ज़्यादा लिमिट क्रॉस न करने के ग्राउंड पर SC ST OBC का मामले में रिजेक्ट होता रहा। तब तो इंदिरा साहनी जजमेंट लैंडमार्क था। आज इंदिरा साहनी जजमेंट लैंडमार्क न रह करके आज कॉन्स्टिट्यूशन का आड़ लिया है, तो ये सवर्ण मानसिकता है। मैं जजमेंट के खिलाफ, मैं EWS के खिलाफ नहीं हूँ। मैं उस मानसिकता का कि 30 साल तक SC ST OBC का रिजर्वेशन का जब मामला आया तब संविधान नजर नहीं आया, तब इंदिरा साहनी जजमेंट ही नजर आता रहा। मैं उसी को कर रहा हूँ, EWS के खिलाफ में नहीं बोला। लेकिन सर, जिस पार्टी में आप हैं वो पार्टी उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस समय सवर्ण आरक्षण की बात वो भी कर रही थी कि सवर्ण आरक्षण होना चाहिए। वो अलग बात है। बात जुडिशरी का, मेरे और जुडिशरी के बीच है, पार्टी को मत लाइए बीच में। जो फैक्चुअल पोजीशन, ये फैक्चुअल पोजीशन नोबडी कैन डिनाई
कि 30 वर्ष से सुप्रीम कोर्ट का एक लाइन रही हमेशा कि 50% से ज्यादा हो ही नहीं सकता, लक्ष्मण रेखा। आज वो लक्ष्मण रेखा पार कैसे हो गई? लेकिन वो जातिगत आधार पे था कि जाति को नहीं हो सकता है, आर्थिक आधार पे तो हो सकता है। अरे भाई, किसी आधार पर नहीं था, कोई आधार नहीं। आज वो वैसे फिर उस समय भी तो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन तो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में तो इकोनॉमिक है भी नहीं, तो भी दे रहे थे, तो भी दिया। आज क्यों दिया? और उल्टा फंस रहे हैं, जो सवाल आप कर रहे हो उल्टा और फंस रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो इकोनॉमिक आधार पर है भी नहीं, वो भी क्रॉस कर दिया इन्होंने। और इस वक्त आदेश अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अग्रवाल साहब, आप ये टिप्पणी सुन रहे हैं जो उदित राज कह रहे हैं कि ये जुडिशरी वर्सेस उनका मामला है, इसमें पार्टी को बीच में मत लाइए। क्या आपको लगता है कि ये 50% की जो लिमिट की बात हो रही है, ये तो स्वाभाविक तौर पर सारे जजेस के सामने प्रश्न भी था, लेकिन उन्होंने ये फैसला दिया है? ये पर्सन था, ये ऑब्जेक्शन मैं तमिलनाडु सरकार का खुद एडिशनल एडवोकेट जनरल इसी सरकार का रहा हूं, इनके फादर का। आज ये जो तमिलनाडु सरकार ने भी ये पिटीशन डाला, ये क्या है, पॉलिटिकली चीजों को लिया जाता है आज, और आर्गुमेंट होती है वकीलों की अलग अलग टाइम अलग अलग, और जजों के विचार भी अलग अलग होते हैं। ये बात सही है कि पहले 50% एक लिमिट थी, परंतु आज सुप्रीम कोर्ट में 5 में से 3 जजेज ने ये पाया कि जब 50% एक जाति के हिसाब से रिजर्वेशन हो गया है, तो एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो समाज का हिस्सा है, उनको सरकार एक अमेंडमेंट लाके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर एक उनको 10% के रिजर्वेशन दी है। तो इस चीज पर सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजमेंट आया है कि इनको देना ये सरकार की ड्यूटी थी, इनको प्रमोट करना, क्योंकि जात एक अलग चीज है। जो आदमी अपर कास्ट का होकर वो सरवाइव नहीं कर पा रहा है, उसके पास खाने के पैसे नहीं है, उसको पढ़ाई का मौका नहीं मिला, तो वो सरकार ने दिया और सुप्रीम कोर्ट ने हाँ करी। ये चीज डिस्क्रिमिनेशन, जो ये 2 जज भी ये कहते हैं कि ये होना चाहिए, परंतु उनका ये कहना था कि इसमें जो SC ST वालों को भी जोड़ दो, तो फिर भेदभावपूर्ण नहीं रहेगा। लेकिन अरविंद सिंह, ये सवाल जिन 3 जजों के सामने जिन्होंने पक्ष में फैसला दिया है आया होगा कि 50% जो आरक्षण है उसकी लिमिट क्रॉस हो रही है, क्या टिप्पणी उनकी थी? देखिए, बिल्कुल इंदिरा साहनी जजमेंट में ये कहा गया था कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़ करके बाकी में आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है वो 50% रहेगी, इसका उल्लंघन नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में भी बार बार इसका हवाला दिया गया। यही याचिकाकर्ताओं की यहाँ मुख्य दलील भी थी, लेकिन सरकार का ये कहना था कि ये कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भर है। कर्नाटक में इससे ज्यादा 68% के करीब आरक्षण है, उसे हाईकोर्ट ने गलत नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले के खिलाफ नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो आरक्षण दिया गया था, सरकार की तरफ से बार बार ये भी आश्वस्त करने की कोशिश की गई कि जो 10% आरक्षण दिया गया है सामान्य वर्ग के, आर्थिक तौर से कमजोर तबके को, इसके चलते जो पहले से आरक्षण की व्यवस्था है, चाहे वो SC समुदाय के लिए हो या ST समुदाय के लिए हो या OBC समुदाय के लिए हो, उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सरकार का ये भी कहना था कि 2 लाख से ज्यादा जो सीटें हैं वो केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में बढ़ाई गई हैं और उसके लिए 4,0315 करोड़ का प्रावधान भी रखा गया है। यानी जो समुदाय परंपरागत तौर पर आरक्षण का लाभ लेते रहे हैं, उनको इस नई कैटेगरी के इजाद होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये उन वर्ग के लिए है जिन्हें अभी तक का आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा था, और ऐसे में 50% की जो सीमा है वो कोई ऐसी सीमा नहीं है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, या वो कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जरूर है। तो ऐसे में आर्थिक विषमता को दूर करना भी एक सरकार का दायित्व बनता है, संविधान इसकी बात करता है। उसी आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए ये कदम उठाया गया है, जिसमें एक नई कैटेगरी इजाद की गई सामान्य वर्ग की, जिसको 10% आरक्षण का हक दिया गया। लेकिन जस्टिस यूयू ललित इसमें ये एक टिप्पणी भी कर रहे हैं अरविंद कि SC ST और OBC को इससे बाहर रखना ठीक नहीं लगता, भेदभावपूर्ण लगता है। बिल्कुल, ये एक आर्गुमेंट भी था और ये 40 से ज्यादा जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उसमें यही कहा गया था कि SC ST OBC समुदाय को अगर
आरक्षण के इस दायरे से बाहर रखा जाता है तो ये समानता के मूल अधिकार के खिलाफ है, ये भेदभावपूर्ण है, ये मनमाना है। सरकार ने कोई जरूरी कवायद नहीं किए, जरूरी आंकड़े नहीं जुटाए हैं जिसके आधार पर यह आरक्षण दिया गया है। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं, हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।